एंड माय नेम इज कमलदीप सिग्नेचर और आज हम करने वाले हैं प्यारे स्टूडेंट नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है वेक्टर स्पेस ऑफ अलजेब्रा। ठीक है, तो वेक्टर स्पेस के अंदर जो हम करेंगे इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन होती है व्हाट इज अ वेक्टर स्पेस, वो अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। हम यहाँ पर सिर्फ वेक्टर स्पेस के अंदर उसके वेक्टर को स्टडी करेंगे कि उसके अंदर वेक्टर्स कैसे होते हैं। दो तरह के हमारे पास जो सिलेबस के अंदर मेंशन है। तो सबसे पहले तो हम बात करें कि व्हाट इज अ वेक्टर, मीन एंड वेक्टर क्या होता है हमारे पास। एंड ऑर्डर्ड सेट, आपके पास कोई भी सेट है लाइक दिस इज अवर सेट 1 2 एंड 3। सो यदि ये हमारे पास सेट है जिसके अंदर 3 एलिमेंट है तो इसको हम वेक्टर बोलेंगे। इट इज़ अ 3 डिमेंशनल वेक्टर। ये जो 3 डिमेंशन के अंदर है, मीन जो हमारे पास फर्स्ट जो पॉइंट होगा वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो सकता है, जो सेकंड वाई एक्सिस के अलॉन्ग हो सकता है, दिस इज द जेड एक्सिस के अलॉन्ग हो सकता है। यदि आप 2 डिमेंशन की बात करेंगे यू कैन टेक एनी नंबर एक्स कोमा वाई, इट इज़ अगेन अ वेक्टर, इट इज़ अ वेक्टर। लेकिन हमारे पास जो डिमेंशन होती है वो बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो हम यदि एन डिमेंशन की बात करते हैं जनरल के अंदर इज कॉल्ड एन वेक्टर। जैसे इसके अंदर 3 नंबर है तो इसको हम 3 वेक्टर कह सकते हैं, 2 नंबर है तो इसको हम 2 वेक्टर कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि यदि हम एक सेट लेते हैं जिसके अंदर x1 x2 चलते चलते xn तक चले हमारे पास, तो जहाँ पर n नंबर्स है, n एलिमेंट्स है, n पार्टिसिपेंट्स है। यदि n पार्टिसिपेंट है तो इस सेट को हम क्या बोल सकते हैं, n वेक्टर बोल सकते हैं। दिस इज द सिंपल अबाउट इट। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। अब ये तो हमने वेक्टर्स की बात करी कि वेक्टर स्पेस के अंदर वेक्टर्स कैसे होते हैं। दैट इज अ कोई भी ऑर्डर्ड सेट जिसके अंदर जितने एलिमेंट उसको उतना ही हम वेक्टर बोल सकते हैं। अब जो हमारी स्टडी है बेटा जी उसके अंदर हम 2 तरह के सेट लेंगे। आपके पास वेक्टर्स तो आ चुके हैं, मान लो जी आपका एक वेक्टर है, फिर आपके पास और वेक्टर है, तो आपके पास 5 सेट मतलब एक सेट है ऑफ वेक्टर्स। लाइक मेरे पास ये एलिमेंट्स है, लाइक ये मेरा x, y है, ये मेरा a, b है, ये मेरे पास c, d है। तो जे वेक्टर है, जे वेक्टर, जे वेक्टर, 3 वेक्टर हो गए। मैंने इनका एक सेट कर उठा लिया। तो दिस इज द कलेक्शन ऑफ 3 वेक्टर्स। ठीक है, अब ये 3 वेक्टर्स है तो अब ये एक सेट बन चुका है ऑफ 3 वेक्टर्स। इट इज अ सेट ऑफ 3 वेक्टर्स। तो जे मैं इसको क्या बोलूंगा, अब मैंने जब करली ब्रैकेट यहाँ पर डाल दिया तो इट इज अ सेट ऑफ 3 वेक्टर्स। ठीक है, अब हमने इस सेट ऑफ वेक्टर्स की स्टडी करनी। हमने क्या करना, सेट ऑफ वेक्टर की स्टडी करनी कि ये सेट कैसा है, क्या ये सेट डिपेंडेंट है या फिर जिस सेट कैसा है, इंडिपेंडेंट है। तो दिस इज द ओनली 2 थिंग्स इन अवर सिलेबस जो हमने सीखनी है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर। सो फर्स्ट हमारे पास क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर। सेकंड डेफिनेशन होती है लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर। सो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन हमारे सिलेबस में है, तो वो उस डेफिनेशन को समझने के लिए मैं आपको उसे भी प्रैक्टिकली ही करवाने की कोशिश करूँगा सो दैट कि आपके माइंड में चीज़ चली जाए। ठीक है, मैं आपके सामने 2 वेक्टर्स लिखने की कोशिश करूंगा। मान लो मेरे पास एक वेक्टर है 5 एंड 4 है। ठीक है, दिस इज एनी वेक्टर। और एक मैंने वेक्टर उठा लिया, मान लो मेरे पास है 3 एंड 1 है। एक वेक्टर मैं उठा लेता हूँ 2 एंड यहाँ पर मैं इसको 1 कर लेता हूँ, वैसे यहाँ पर 2 कर लेते हैं, 1 एंड 1। इस तरह से मैंने 3 वेक्टर उठा लिए। मीन दिस इज अ सेट ऑफ वेक्टर। क्या ये मेरे पास डिपेंडेंट होगा या इंडिपेंडेंट होगा, हमने ये बताना है। अब डिपेंडेंट कब आएगा, जब इसके वेक्टर्स आपस में डिपेंडेंट हो एक दूसरे के अंदर, उनका आपस में कोई रिलेशन होगा 3 वेक्टर्स का, तो हम पूरे के पूरे सेट को डिपेंडेंट सेट बोलेंगे। यदि ये अंदर 3 एलिमेंट्स हमारे पास 3 वेक्टर हमें दिखाई दे रहे हैं, यदि इनका आपस में कोई भी रिलेशन नहीं हुआ, मीन ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड ही नहीं करते, ये किसी और तरफ तुरा हुआ है, ये किसी और, ये किसी, मतलब इसकी आपस में कुछ भी बनती नहीं है। सो इट दैट मीन वी कॉल इट एज एन इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर। अब यहाँ पर डिपेंडेंस कैसे चेक कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान देखना। ये मेरा जो 5 वेक्टर है 5, 4, ये इनके ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं करता, देख लेते हैं। ये मेरा 3, 2 है, और यहाँ पर यदि मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ इस प्रकार, मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको 2 से, तो मेरे पास क्या बनेगा, 1 से करेंगे तो ये 3, 2 रहेगा, इसको 2 से करेंगे तो ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, 2 हो जाएगा। यदि आप इन 2 वेक्टर्स को ऐड करते हो जो हम करते थे +1 के अंदर या +2 के अंदर, 3 + 2 5 हो जाएगा एंड 2 + 2 मेरे पास 4 हो जाएगा। अरे वाह, इसका मीनिंग ये तो ट्रू हो गया। इसका मीनिंग क्या हुआ, जो मेरा जो एक वेक्टर है वो दूसरे 2 वेक्टर्स के ऊपर जहाँ पर डिपेंड करता है। इसका मीनिंग ये सेट कैसा होगा, इट इज़ अ डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स होगा। अब डेफिनेशन जहाँ से मैं आपसे निकलवाने वाला हूँ, मान लो मेरे पास ये वेक्टर है, इसका नाम मैंने B1 कर दिया, इसका नाम B2 कर दिया, इसका नाम मेरे पास B3 कर दिया। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए ध्यान से। अब हमारे पास क्या है,
और जहाँ पर इसको तो हमने किसी से मल्टीप्लाई नहीं करा, मतलब यदि हम मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते तो आपके पास 1 तो होता है एवरी टाइम, तो मैं इसको 1 कर लेता हूँ। मान लो जो कोई स्केलर नंबर P1 है, जे स्केलर नंबर P2 है एंड जे स्केलर जो हमने 2 यूज़ करा जो मेरा P3 है। इतना समझ लो ध्यान से, ठीक है। जो हमने मल्टीप्लाई करा ना इसको सेम लिखने के लिए, बिकॉज हम जहाँ पर लिख तो रहे सेम, तो उसके लिए हमने कुछ ना कुछ स्केलर्स की हेल्प ली, जहाँ पर कि इस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करा, इसको 1 से करा, इसको 2, तो जिन नंबर से मल्टीप्लाई करा उनको हम स्केलर्स बोलते हैं, दैट आर स्केलर्स। तो जो मेरे को P1 है, जो मेरा P2 है एंड जो मेरा कैसा नंबर था P3 नंबर था, ठीक है। इट इज़ ऑल अबाउट दिस। अब देखिए इन दोनों नंबर्स को इधर लेकर आओ तो हमारे पास क्या बनेगा, जहाँ पर इसको मैं P1 कर लेता हूँ, P1 इंटू 5,4, जो इधर आके माइनस P2 इंटू 3,2 एंड माइनस P3 इंटू 1,1 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। और जस्ट पुट इट एज, इसको जस्ट ब्रैकेट में डाल दो 5,4, इसको भी ब्रैकेट में डाल दो इस तरह से 3,2, इसको भी ब्रैकेट में डाल दो माइनस P3, सो 1,1 इज इक्वल टू 0। मैं हर एक चीज़ को बेसिकली समझाने वाला डेफिनेशन। तो इसका मीनिंग हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं, ये हमारा P1 स्केलर है, इसको हमने क्या मार्क करा है, V1 मार्क करा। ये मेरे पास कैसा नंबर है, अभी पूरे का पूरा हमारे पास एज इट है माइनस P2, और ये मेरे पास कैसा है B2 वेक्टर है, एंड ये मेरे पास कैसा है P3, एंड ये मेरा B3 इज इक्वल टू 0 है। इसका मीनिंग क्या है कि हमारे पास वेक्टर कैसे थे, डिपेंडेंट। तो हमारे पास B1, B2, B3 डिपेंडेंट थे एंड देयर लीनियर कॉम्बिनेशन विद सम स्केलर इज इक्वल टू 0 वेयर नॉट ऑल स्केलर्स आर 0। यदि आप ध्यान से देखें हमने स्टार्टिंग में हमारे पास जहाँ पर P1 कैसा था, नॉन जीरो था, P2 कैसा था, नॉन जीरो था, P3 कैसा था, नॉन जीरो था। तो ये तो ऐसा केस बनेगा कि हमारे पास तीनों के तीनों नंबर नॉन जीरो हुआ, लेकिन कम से कम यदि हमारे पास एक नंबर भी नॉन जीरो आ जाए तब भी हमारे पास वो बात यहाँ पर बन जाती है, ठीक है। तो जहाँ से इसकी जो डेफिनेशन है वो आपको जो नेक्स्ट मैं लिखवाने वाला हूँ वो आप थोड़ा सा ध्यान से समझेगा। अब वो आपके डायरेक्ट माइंड में जाएगी कि हम डेफिनेशन को कैसे लिखते हैं। तो मैंने आपको वेक्टर्स लेकर दिखा दिया, जहाँ पर जो इसके स्केलर्स हैं, इसके स्केलर्स को क्या होना पड़ेगा, नॉन जीरो। किसी भी एक स्केलर्स को नॉन जीरो होना पड़ेगा। यदि आपके पास तीनों के तीनों जीरो आते हैं, इन दैट केस यू कैन नॉट राइट। एक और एग्जांपल करवाता हूँ, वो भी एक और एग्जांपल कर लो। जहाँ पर मान लो मेरे पास 5 4 ही था, मान लो मेरे पास एक यहाँ पर क्या था 3 1 था, और जहाँ पर पास मेरे पास 1,1 था। क्या अब हम इसको लिख सकते हैं? यदि आप इसको जहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करोगे और इसको आप 1 से करने की कोशिश करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा? तो ये आपका फाइनल सॉल्व करने के बाद जहाँ पर 2 जहाँ पर 3 तो 5 बचेगा, जहाँ पर 2 + 1 3, तो ये आपके पास कैसा आएगा, नॉट इक्वल टू आएगा। बिकॉज यदि आप इसको 2 बनाने की कोशिश करेंगे जहाँ पर तो 2 × 2 आ जाएगा, तो जहाँ पर यदि इसको 2 बनाने की कोशिश करेंगे तो ये आपका 6 बन जाएगा। तो इन दिस केस क्या होगा हमारे पास, इन दिस केस आपके पास जहाँ पर इक्वालिटी कैसे आएगी, इन दिस केस हमारे पास इक्वालिटी कैसे आएगी, हाउ वी कैन राइट दिस फैक्टर। तो इन दिस केस वी हैव ओनली वन पॉसिबिलिटी, इसको 0 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 0 से कर दो, इसको 0 से कर दो। अब तो आपको हो जाएगा ना, क्योंकि 0 से करेंगे 0,0, जहाँ पर 0,0 प्लस 0,0 एंड हमारे पास 0,0, तो 0,0 तो ये हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या है, वेक्टर हमारे पास कैसे थे, इंडिपेंडेंट, मतलब हम उनको लिख ही नहीं पा रहे थे कि डायरेक्ट लिख पाए, तो हमने 0 की हेल्प के साथ ही लिखा। तो जब आपके पास ऐसे स्केलर्स होते हैं कि आप उनकी हेल्प के साथ, यदि मैं इसको इस साइड लेकर आऊँ, इस साइड पहले की तरह, तो ये आपको इसको आप Q1 मान लो, Q1 ये हमारा V1 है, जो इधर आके माइनस होगा तो उसको -Q2 कर लो, B2 कर लो, इसको 0 को भी इधर ले आओ, -Q3 एंड B3। देखिए जहाँ पर भी हमने क्या करा, B1 B2 B3 जो हमारे 3 वेक्टर्स है, जहाँ पर वेक्टर चेंज कर लिए हमने, B1 B2 B3 कोई अलग है, और आपने सोचा था कि हम क्या कोई ऐसे स्केलर फाइंड कर पाए जिनको जहाँ पर मल्टीप्लाई करके उनको ऐड करके दोनों सेम आ जाएंगे, कभी वो सेम नहीं आएंगे। इसका मीनिंग इसमें से कोई भी वेक्टर किसी दूसरे की वेक्टर के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता, ठीक है। इसका मीनिंग यदि हम इसको इस कॉम्बिनेशन में लिखना चाहेंगे तो आप ध्यान से देखिए, जहाँ पर आपके पास क्या है, Q1 भी 0 है, Q2 भी 0 है एंड Q3 भी 0 है।
यदि आप इस कॉम्बिनेशन में लिखना चाहेंगे तो आपको तीनों नंबर्स को 0 0 करना पड़ेगा। लेकिन डिपेंडेंट के केस में यदि आप इस तरह की कॉम्बिनेशन को लिखना चाहते हो तो आपके पास कम से कम कोई ना कोई नंबर तो नॉन जीरो आ जाएगा, सारे के सारे नंबर जीरो नहीं आएंगे। सो दीज आर द टू काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन जिसके अंदर मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश करी है। अब इस सभी को इरेज करूंगा। अब आपकी जो प्रॉपर डेफिनेशन होगी वो डायरेक्ट आपके माइंड में जाएगी और वहाँ पर स्टेबल भी रहेंगे कि जस्ट दिस इज द वे हम ऐसा क्यों करते थे। ठीक है, अब मैं इसको पॉज करता हूँ, यहाँ पर नोट करवाता हूँ आपको प्रॉपर जो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है वो आपके सामने है कि अ सेट ऑफ वेक्टर्स b1 b2 bn, हमारे पास n वेक्टर्स है, एक सेट हमने उठा लिया n वेक्टर्स का। इन वेक्टर्स को हम कह सकते हैं सेट टू बी अ लीनियरली डिपेंडेंट, जो शॉर्ट फॉर्म है एलडी। ठीक है, इस सेट टू बी लीनियरली डिपेंडेंट किसे बोल सकते हैं? इस सेट को जिसके अंदर n वेक्टर्स है। कब बोल सकते हैं? इफ देयर एग्जिस्ट स्केलर्स, हमारे पास कुछ ऐसे स्केलर्स हैं लाइक p1 p2 pn नॉट ऑल जीरो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ऑल जीरो, जो हमने सबसे पहले केस में करा था कि हमारे पास नॉन जीरो नंबर आ गए थे, मतलब कम से कम एक नंबर तो नॉन जीरो रहना चाहिए। मान लो आपके पास 10 है, उसके अंदर यदि 8 नंबर जीरो भी आते हैं स्केलर, लेकिन 2 नंबर नॉन जीरो हो, या फिर 9 नंबर हमारे पास जीरो आते हैं, तो एक नंबर नॉन जीरो वहाँ पर रहना चाहिए, कम से कम एक तो नॉन जीरो होना चाहिए, सच दैट दिस कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू जीरो। कि आपके पास क्या है कि यदि हमारे पास ऐसे स्केलर्स हैं लाइक उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं b1 b2 कॉरस्पॉन्डिंग को, और हमारी कॉम्बिनेशन जीरो आती है, बे जीरो इज बट दिस इज अ जीरो वेक्टर जिसके अंदर हर एक एलिमेंट जीरो होगा। हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो आती है, लेकिन हमारे पास जो b1 p1 है, p2 है, pn, दीज आर नॉट ऑल जीरो। यदि हम ऐसे वेक्टर्स को जहाँ पर कुछ भी लाइक इसको करना कैसे होता है एग्जाम के अंदर, हमने क्या करना, हमारे पास मान लो 3 वेक्टर्स है, तो हम अपने अकॉर्डिंग p1 p2 p3 जनरल लिख लेंगे अल्फा बीटा गामा, फिर हम उनकी कॉम्बिनेशन को जीरो कर देंगे, फिर हम उनको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद हम वैल्यूज फाइंड करेंगे। किनकी? उन स्केलर्स की हम वैल्यू फाइंड करेंगे अल्फा बीटा गामा। यदि वो तीनों के तीनों नंबर में से मतलब कोई एक नंबर भी नॉन जीरो आ गया तो हम बोलेंगे हमारे वेक्टर कैसे हैं? लीनियरली डिपेंडेंट। और दूसरी केस में क्या आएगा कि इफ एवरी रिलेशन ऑफ द फॉर्म, यदि हम ऐसा ही रिलेशन ले लेते लाइक यहाँ पर मैंने वैसे ही आपको डिफरेंट करा है स्केलर के साथ कि हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन तो जीरो है, और जब हम इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो स्केलर जब वो सारे के सारे जीरो आते हैं, तब हमारे वेक्टर्स कैसे होते हैं? इंडिपेंडेंट। दिस इज द सेकंड डेफिनेशन। जहाँ तक लीनियरली इंडिपेंडेंट मीन, सबसे पहले आपके पास जहाँ से स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन अपनी बुक में से देख लेना, टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। उसके बाद क्या है कि इफ एवरी रिलेशन ऑफ द फॉर्म दिस इज इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज ऑल द स्केलर्स आर जीरो। तो इसका मीनिंग क्या है? अब इसकी जो वर्किंग रूल है, वर्किंग रूल कैसे करेंगे, इसका वर्किंग हमें कैसे करना, मान लो हमने टेस्टिंग करनी है b1, हमने मान लो टेस्ट करना है कि हमारा b1 b2 एंड b3 वेक्टर्स कैसे हैं। वी जस्ट वांट टू चेक कि वेक्टर कैसे हैं, डिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट। तो हमारा स्ट्रेटजी क्या होगी, तो हम कोई भी 3 स्केलर्स लेंगे। मान लो हमने अल्फा स्केलर को b1 से मल्टीप्लाई कर दिया, बीटा स्केलर को b2 से कर दिया, गामा स्केलर आप इसको a b से भी ले सकते हो, कोई भी फर्क पड़ता नहीं। ठीक है, हमने इसको जीरो कर दिया, इक्वल टू जीरो वेक्टर। फिर जहाँ से अल्फा इसके हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई होगा, बीटा इसके हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है, गामा को हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना। फिर इनको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद एक सिंगल वेक्टर बन जाएगा, जहाँ पर भी सिंगल है, दोनों को इक्वेट करेंगे, हमारे पास नंबर ऑफ इक्वेशंस बन जाएगी जितने इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। ठीक है, अब हमारे पास जब इक्वेशंस बनेगी तो हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, हमने वहाँ से अल्फा बीटा एंड गामा की वैल्यूज़ को फाइंड करना। तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। अदरवाइज एक पॉसिबिलिटी है कि आपके पास अल्फा बीटा गामा तीनों के तीनों कैसे आ गए? जीरो आ गए। यदि तीनों जीरो आते हैं, यदि हमारे पास तीनों जीरो आते हैं, इसका मीनिंग ये वेक्टर कैसे हो गए? हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए। अदरवाइज आपके पास कोई एक भी नॉन जीरो आ गई, मान लो तीनों नॉन जीरो आ गए, 2 जीरो नॉन जीरो आ गए, या फिर कम से कम एक नंबर भी नॉन जीरो आ गया, मतलब जीरो नहीं बढ़ना, कुछ उसका आंसर आ गया पर्टिकुलर, इन दैट केस वेक्टर कैसे हो गए? लीनियरली डिपेंडेंट। दिस इज ऑल अबाउट दिस। मैं टाइम इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज दिस इज द वेरी फर्स्ट थिंग फॉर यू, मतलब ये आपके लिए बिल्कुल नया है यहाँ पर, तो इसे थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। फिर जब एग्जाम्पल करेंगे आप उसके फट्टे चख देंगे। ठीक है, आई जस्ट मतलब मेरे को आप पर पूरा यकीन है, एग्जाम्पल्स बहुत ईजी होने वाले हैं। सो इतना लिख लो। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है इसके। सो आज का जो फर्स्ट आर्टिकल है हमारे पास वो क्या है? बहुत आसान सा आर्टिकल है, प्यार से करेंगे इसे हम। इफ अ सेट ऑफ वेक्टर्स इज लीनियरली डिपेंडेंट, हमें दिया है कि एक सेट ऑफ वेक्टर है जो आपका लीनियरली डिपेंडेंट है। हमने क्या शो करना? शो दैट एटलीस्ट वन मेंबर
ऑफ दिस सेट इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द रिमेनिंग मेंबर। मीन उसका एक मेंबर को हम लिख सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द रिमेनिंग मेंबर। सो कैसे करेंगे, प्यार से करेंगे। तो इसका जो प्रूफ करना है बेटा जी, कहीं और नहीं जाना आपने, सिर्फ इसकी स्टेटमेंट को समझना। सबसे पहले इस लाइन को देखिएगा, अ सेट ऑफ वेक्टर्स लीनियर इंडिपेंडेंट। तो हमने क्या करा, लेट करा कि हमारे पास क्या है, एक सेट है वेक्टर जिसके अंदर हमारे पास n वेक्टर्स है, ठीक है। बी लेट करा हमने b1, आप इसको कैपिटल भी कर सकते हो, b1 एंड b2 एंड b3 एंड चलते चलते हमारे पास bn, बी अ लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स। हमने ये कर लिया, ठीक है। जैसे ही आपने इस लाइन को लिखा कि इट इज़ अ लीनियरली डिपेंडेंट, तो आप इसके ऊपर डेफिनेशन लगा सकते हैं। तो देयरफॉर बाय डेफिनेशन क्या होगा हमारे पास, इसकी हमारे पास क्या होगा, देयर एग्जिस्ट स्केलर्स होंगे हमारे पास, देयर एग्जिस्ट स्केलर्स p1 p2 p3 चलते चलते pn। कैसे स्केलर्स है, नॉट ऑल जीरो सच दैट, सारे जीरो नहीं है लेकिन सच दैट देयर लीनियर कॉम्बिनेशन p1 b1 p2 b2 p3 b3 चलते चलते pn bn इज इक्वल टू 0 वेक्टर। दिस इज द नंबर 1। तो अभी तक हमने क्या करा, कुछ नहीं करा, जो हमें गिवन दिया था उसी के साथ स्टार्ट कर दिया। हमने जस्ट डेफिनेशन लिखी। डेफिनेशन क्या कहते हैं लीनियर डिपेंडेंट के लिए, कि आपके पास स्केलर्स हो गए एंड स्केलर्स हो गए, नॉट ऑल जीरो, सो दैट लीनियर कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 0। अब बेटा जी सारे नॉट ऑल जीरो, मान लो कोई एक नॉट जीरो है, तो हमने क्या करा, एक हमारे पास क्या है p1 नॉट इज इक्वल टू 0, हमने जस्ट सपोज करा, ठीक है। कोई और भी हो सकता है लेकिन हम अभी यहाँ पर p1 के ऊपर फोकस करें, तो आप इसके साथ चल सकते हो, p2 p3 कुछ भी आप कर सकते हो। तो टेक p1 हमारे पास कैसा है, नॉन जीरो है, बिकॉज नॉट ऑल जीरो, तो कम से कम कोई एक तो नॉन जीरो होगा। तो हमने सपोज करा कि हमारा p1 नॉन जीरो है। तो देयरफॉर आप क्या करना, जब आपका p1 नॉन जीरो, तो आपने इस कॉम्बिनेशन के अंदर क्या करना, p1 को इस साइड लिख लो, बाकी सारे नंबर को दूसरी साइड शिफ्ट कर दो इस तरह से, -p2 b2 -p3 b3। जहाँ पर ऐसे यदि हम चलेंगे तो हमारे पास चलते चलते -pn bn हो जाएगा, ठीक है। समझ लो ध्यान से, p1 को नॉन जीरो करा, तो इस कॉम्बिनेशन के अंदर p1 वाले नंबर को इस साइड रखो, बाकी सारे नंबर को दूसरे साइड शिफ्ट करो। अब आपका p1 नंबर कैसा है, नॉन जीरो नंबर है, और जब इसका मीनिंग we can divide by p1, आप कभी भी जीरो नंबर से, आप कभी भी किसी को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। फिर से सुना, आप कभी भी जीरो के साथ ही डिवाइड नहीं कर सकते, बिकॉज जब आप 5 लिखेंगे तो वो इन्फिनिटी होगा। तो जीरो के साथ जो डिवीजन है वो पॉसिबल नहीं होती। जब भी आपने डिवाइड करना होता है तो मेक श्योर कि आपका नंबर नॉन जीरो होना चाहिए। अब नंबर हमारा कैसा है, नॉन जीरो है, तो आप p1 के साथ डिवाइड कर दो। तो डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई p1 यू विल गेट, तो जहाँ पर आपके पास p1 हट जाएगा तो b1 आ जाएगा, जहाँ पर आपका -p2 ओवर p1 आ जाएगा। जहाँ पर थोड़ी सी रिप्रेजेंटेशन चेंज करने वाले हैं हम, जहाँ पर सेंटर में प्लस करी, चलो जहाँ पर लिख लो -p3 ओवर p1, हर एक के साथ आपका p1 आ जाएगा, प्लस -p4 ओवर p1 इंटू b4, एंड ऐसे चलते चलते लास्ट हमारा माइनस का pn ओवर p1 इंटू bn हो जाएगा। तो आपने क्या देखा जहाँ पर, तो हमने क्या करा कि दिस इज v1 विच इज़ व्हाट, विच इज़ अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। ये अपनी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स है। दिस इज अ लीनियर वर्ड तब यूज़ करते हैं जब आपके पास डिग्री 1 होती है, जहाँ पर ये कोई नंबर है, यदि आपको ऐसे अच्छा नहीं लगता तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ b1, इसको आप q1 कर सकते हैं, q1 ही q2 कर लो, q2 b2 है आपके पास, जे नंबर q3 b3 है, q4 b4 है, चलते चलते qn एंड bn है। जहाँ पर लिख देना आपके पास जो qi है वो इज इक्वल टू आपके पास pi ओवर p1 है, ठीक है। ऐसा आप लिख दो, बेयर qi का मतलब यदि आप 2 करते हो जहाँ पर 2 ओवर 1, ये तो फिक्स है, बन रहेगा q3 का मीनिंग p3 ओवर p1। तो दिस इज अवर रिप्रेजेंटेशन। तो जहाँ पर आपको डेफिनेशन समझ में आ गई कि हमारे पास जितने भी आपके पास सेट थे उनमें से कोई एक मेंबर, दिस इज अ वन मेंबर ऑफ दिस ऑल n मेंबर, एंड इट इज़ व्हाट, इट इज़ अ लीनियर कॉम्बिनेशन। तो ये कॉम्बिनेशन ही है हमारे पास, और लीनियर कॉम्बिनेशन मीनिंग कि आप उसके बाकी मेंबर को किसी न किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे हमने इसको p2 q2 से करा,
इसको Q3 से करा, इसको Q4 से करा, तो उसके बाकी मेंबर्स को किसी न किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। तो जब आप ऐड कर लेते हो तो दैट इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन, इसको बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर एंड विच इज इक्वल टू B1। तो हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया है कि हैंस, तो हमारे पास आप लिख सकते हो, तो देयरफॉर हमने क्या प्रूव करा, यहाँ पर आप लाइन लिख सकते हो, रिलेशन वन शो दैट, सो दिस इज, तो देयरफॉर अबव रिलेशन शो दैट, देयरफॉर द अबव, ये जो रिलेशन हमारे पास अब रिलेशन हमें शो करता है, shows that B1 is what? It is a linear combination में शॉर्ट फॉर्म यूज करता है LI, linear combination of B2 up to so on Bn। ये अपने बाकी जितने भी मेंबर हैं उन सभी की लीनियर कॉम्बिनेशन है एंड हैंस द रिजल्ट इज प्रूव, ठीक है, हैंस द रिजल्ट, यही तो हमने प्रूव करना था। तो ये हमारा आज का वेरी फर्स्ट आर्टिकल था, हमने डेफिनेशन करी और एक आर्टिकल के साथ इस वीडियो को करा है। तो दिस इज द सिंपल। तो अब आप माइंड में याद रखो, जब भी आपके पास लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर होता है तो तब उसमें से हम एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन के साथ लिख सकते हो। याद करिएगा, याद करिए, अभी हमने आज ने 5, हमारे पास जो 4 था, 5,4 को हमने लिखा था, कैसे लिखा था, 1, 3,2 प्लस 2 इंटू 1,1। इसका मीनिंग ये वेक्टर मेरे पास क्या था, इट इज़ अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वेक्टर्स। तो यदि हम इसको 3 हमने कलेक्ट करा था एक सेट के अंदर 5, 4, 3, 2, 1, 1, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, इसको 1 से ऐड करा तो हमारे पास यही वेक्टर आ गया। तो दिस इज द सिमिलर टू दिस। तो जो एग्जांपल मैंने पहले आपको दी थी वो एग्जांपल और ये आर्टिकल दोनों सेम ही है। शायद आपको समझ में आ गया। कितने बच्चे आपके पास, कितने बच्चे हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं और जिनको अब तक समझ में आ गया कि यस दिस इज द थिंग वी आर गोइंग टू डू। यदि आप इस वीडियो को शेयर करते हैं, अपना फीडबैक देते हैं नीचे और प्यार दिखाते हैं अपना, कुछ अच्छा सा कमेंट, तो इस अलजबरा को आई वांट टू कंटिन्यू इट, मतलब डेली एक वीडियो में इसकी ऐड करना चाहता हूँ, बट इट ऑल डिपेंड अपॉन यू कि आप इसको कितना प्यार देते हैं, ठीक है। सो आज के लिए इतना करते हैं, कल 2-3 छोटे-छोटे आर्टिकल करेंगे, फिर हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर देंगे और इसको खत्म कर देंगे बहुत ही प्यार से, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर को करा था। सो दिस इज ऑल अबाउट यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड मेक अ प्यारी सी स्माइल, प्यारी से फेस। बाय बाय, टेक केयर एंड वेरी गुड लक to all of you।